लूटने का काम करेंगे। अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। कि इस देश के साधनों का पहला अधिकार होगा तो वो मजहब के आधार पर नहीं होगा, वो इस देश के गरीब का होगा। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में? क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने? क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। कि हम यहाँ से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 2014 का चुनाव एक आशा और अरमान का चुनाव। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। ते 2014 के चुनाव हर प्रकार से भिन्न है। इसके पूर्व देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है, देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। और इसलिए ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। – 2014 का चुनाव 21वीं सदी के प्रारंभ में अटल जी, आडवाणी जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर लेकर के रखा था, उससे और नई ऊंचाइयों पर देश को पहुंचाने का देशवासियों के सपनों का चुनाव। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। ये 2014 के चुनाव का ये मूलतः फर्क है। देश के कांग्रेस के
कार्यकर्ता बड़ी आशा के साथ दिल्ली आए थे। उनको बताया गया था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। बड़ी आशा और उमंग के साथ वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की सौगात लेकर के जाने के लिए लालायित थे। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचा। भाइयों बहनों, ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, मनोमन पले हुई ऊंचता का भाव, उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी, और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे। जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है। उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया। नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। ये ललक 2014 के चुनाव की, ये ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी,
स्वराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है भाई। हमारी नीतियों में ऐसी क्या कमी थी, हमारे कार्य में ऐसी कौन सी खोट रह गई कि जिसके कारण जब भारत मां का चित्र देखते हैं तो भारत मां का पश्चिमी हिस्सा तो कुछ कर रहा है ऐसा नजर आ रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा नजर आ रहा है। विकास के धीरे से कदम क्यों न हो लेकिन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि मेरी भारत मां का अगर मध्य से देखें पूरा पूर्वी हिस्सा विकास के लिए तड़प रहा है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, यह असंतुलन पैदा क्यों हुआ? भाइयों बहनों, मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जब आप मई महीने में देश की सेवा करने का अवसर देंगे, हमारी ये पहली गारंटी रहेगी कि भारत का वो इलाका जो अभी विकास की यात्रा में बहुत पीछे हैं, हम उसे सबसे पहले आगे बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिम की बराबरी तक तो लाएं। ऐसी कैसी मेरी भारत मां हो कि जिसकी एक भुजा तो मजबूत हो और दूसरी भुजा बहुत दुर्बल हो। ऐसी मेरी भारत माता नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारी ये सोच है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, पूरा पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूर्वी हिस्सा, भाइयों बहनों, हम संतुलित विकास के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसे संकट नहीं समझना चाहिए। पिछले दशकों में राजनेताओं ने रीजनल एस्पिरेशंस को जैसे दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा बोझ आया गया ऐसे ही उसको देखा है। भाइयों बहनों, रीजनल एस्पिरेशंस विकास की एक बहुत बड़ा अवसर भी बन सकते हैं। वो चुनौती नहीं है, वो अवसर है, क्योंकि हर राज्य की आगे बढ़ने के जो ललक जगी है, अगर दिल्ली वो जुड़ जाए तो कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरा पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्रिपरिषद और राज्यों का मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर एक बृहद टीम बने और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, राज्य की ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलाकर के एक विशाल टीम के रूप में काम करें। अगर ये माहौल हम बनाएंगे तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हम अपने देश को इन शक्तियों के भरोसे, शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस
ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है। अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा। और इसलिए सुशासन चाहिए। हमें एक घिसी पीटी टेप रिकॉर्डर की आवाज पे भरोसा करना है कि ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा करना है। सिर्फ बिल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक्ट 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 बहुत सुन चुके हैं। देश को एक्ट सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। मेरे देशवासियों, देश कमिटियों के बोझ से दब रहा है। हमें कमिटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए और देश के लिए कमिटमेंट चाहिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? भाइयों बहनों, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। वो इंद्रधनुष के 7 रंग, और उन 7 रंगों की व्याख्या करें तो हमारी भारत मां को सदियों से वो चमकाते आए हैं। पहला रंग है, इंद्रधनुष का पहला रंग है भारत की संस्कृति की महान विरासता, हमारी कुटुंब प्रथा, परिवार व्यवस्था। हजारों साल से इस परिवार व्यवस्था ने हमें बनाया है, बचाया है, बढ़ाया है। उस परिवार व्यवस्था को हम कैसे अधिक सशक्त बनाएं? हमारी नीतियां, हमारी योजना, भारत की इस महान व्यवस्था परिवार, उसका सशक्तिकरण कैसे करें? दूसरा रंग है इंद्रधनुष का हमारी कृषि, हमारे पशु, हमारा गांव। और इसलिए नियत उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाने की होनी चाहिए। वो हमारी तीसरा रंग है इंद्रधनुष का, वो हमारी भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए। आर्थिक सामर्थ्य की वो धरोहर उसके पास हो, उस पर हमने बल देना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इंद्रधनुष का चौथा रंग है जल, जमीन, जंगल, जलवायु। अगर हमें भारत को आने वाली सदियों तक विकास की दौड़ में आगे रखना है तो हमारे इंद्रधनुष के इस चौथे रंग को भी उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सुरक्षित करना होगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और अधिक बलवत्तर बनाना पड़ेगा। इसका 5वां रंग है जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा युवा धन, हमारी युवा शक्ति। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। अगर आज हमने तैयारियां कर ली होती तो दुनिया के वर्कफोर्स के लिए हमारा भारत का नौजवान न सिर्फ भारत का निर्माण करता, पूरे विश्व का निर्माण करने की ताकत रखता था। और हमारे युवा धन की रक्षा करके उसी युवा धन की ताकत के भरोसे इस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करना है। हमारे इस इंद्रधनुष का और एक रंग है, वो भी हमारी बड़ी अनमोल विरासत है, और वो है डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। और जिस देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, डेमोक्रेटिक डिविडेंड हो, वो देश दुनिया के सामने कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। हमने हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से लेकर के आगे बढ़ा करके
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी पर बल देने की जरूरत है। प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, उसको जनभागीदारी वाले लोकतंत्र की ओर हमें ले जाना है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है, हम गणतंत्र के परंपरा को निभाते हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब सामान्य मानवी गणतंत्र में गुणतंत्र की भी अनुभूति करे। और इस इंद्रधनुष का 7वां रंग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान। मानव जात जब जब ज्ञान युग में रही है, भारत ने डंका बजाया है। हम ज्ञान के उपासक हैं। हर मां अपने बेटे को आशीर्वाद देती है तो क्या देती है? कहती है, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होना। हर मां के मुंह से ही निकलता है। ये ज्ञान हमारे इस इंद्रधनुष के 7 रंग का महत्वपूर्ण रंग, उस ज्ञान को हम किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली बनाएं, उसकी ओर हमने जाना है। भाइयों बहनों, इन 7 रंग की कीर्ति कैसे बढ़े, नई कल्पकता कैसे जुड़े, नए विचार कैसे उसके साथ आए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। हम भी मानते हैं, बिना सोच के न कोई दल हो सकता है, न कोई आंदोलन हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि आज कांग्रेस के पास सोच है कि नहीं है, कैसी सोच है, कौन सी सोच है, वो तो एक बात है, लेकिन देश इतना जरूर जानता है कि कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ी हुई है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। ये कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है। हमारी सोच है भारत हमारी माता है। उनकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है। हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने, उसे याद करें, तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं। ये दो सोच में फर्क है। उनकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हमारी सोच है पैसे खेत और खलिहानों में उगते हैं और मजदूरों के पसीने से पलते हैं। ये हमारी सोच है। उनकी सोच है समाज तोड़ो राज करो। हमारी सोच है समाज को जोड़ो विकास करो। ये फर्क है। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। उनकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति सब कुछ है। उनकी सोच है सत्ता कैसे बचाएं, हमारी सोच है देश कैसे बचाएं। अभी अभी उन्होंने कहा कि चुनाव में उसको टिकट दी जाएगी जिनके दिल में कांग्रेस है। उनकी सोच है देश वो चलाएंगे जिनके दिल में कांग्रेस है। हमारी सोच है टिकट उनको मिलेगी जिनके दिल में भारत माता है। ये सोच में फर्क है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल आपने शासकों को चुना है,
60 साल आपने शासक पसंद किए हैं, 60 साल आपने शासकों को बागडोर दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके दे, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है और लोकतंत्र की मांग यही है कि देश की सेवा करने का हर किसी को अवसर मिले। क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के, क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। महंगाई नागिन सी डसती, महंगाई नागिन सी डसती, ताले बंद दुकानों के। क्यों कटते शीश जवानों के, क्यों जाते प्राण किसानों के। बुझती उम्मीदों को फिर से पंख लगाने वाला है मोदी, आने वाला है मोदी, आने वाला है। देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, माँ बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पी के सोते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या महंगाई को रोका नहीं जा सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? भाइयों बहनों, आज देश की स्थिति क्या है? हमारे पास कोई रियल टाइम डाटा ही नहीं होता है। खेती की सीजन आई, कितनी फसल कहां कितनी बोई जा रही है, कोई रियल टाइम डाटा नहीं। कौन सा अन्न, कौन सी चीज कितनी पैदावार हुई, रियल टाइम डाटा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि देश के कृषक जो खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, हम एक रियल टाइम डाटा का टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मैकेनिज्म विकसित करेंगे और देश को समय रहते पता चलेगा कि इस बार ये फसल इतनी बोई गई है और फसल होने पर पता चलेगा कि इस वर्ष इतनी फसल पैदावार हुई है, इतनी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता का भी रियल टाइम डाटा होना चाहिए और भूभाग का होना चाहिए और हम उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि अगर देश की इतनी आवश्यकता है, इतनी फसल है, तो समय रहते क्या इंपोर्ट करना, क्या एक्सपोर्ट करना, उसका फैसला कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक तरफ देश में जरूरत हो, उसी को दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, देश भूखा मरता है और फिर उसी चीज को फिर इंपोर्ट किया जाता है। पता नहीं कौन सा कारोबार होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा आग्रह है और हमें विश्वास है कि सामान्य व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना न पड़े, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन न हो और इसलिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रचना होनी चाहिए देश में और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा सरकार के द्वारा इंटरवेन करके गरीब की थाली को हमेशा सलामत रखा जाए, इसकी चिंता किया जाए। इसी प्रकार से समय की मांग है, देश में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा किया जाए। इतना ही नहीं, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए स्पेशल अदालतें बनाई जाए और समय सीमा के अंदर ये ब्लैक मार्केटियर्स को सजा दे करके हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जाए। अगर हम इस प्रकार के एक के बाद एक कदम उठाएं, भाइयों बहनों, अगर अटल जी की सरकार महंगाई रोक सकती है, अगर मोरारजी भाई देसाई की सरकार महंगाई रोक सकती है, तो 2014 में भाजपा की सरकार भी महंगाई रोक सकती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस देश के पास इतना बड़ा युवा धन हो लेकिन रोजगार के लिए तड़पता हो, इसके लिए भाइयों बहनों, हमने सेंटर फॉर एक्सीलेंस उसको बल देने की आवश्यकता है। हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर देश में पूछा जाए कि बताइए 2020 में विज्ञान के कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी, देश नहीं बता पा रहा है। 2020 में कितनी नर्सिस की जरूरत पड़ेगी, देश बता नहीं पा रहा है। अगर हम
ह्यूमन पावर स्ट्रेंथ का अभी से अगर हम प्लानिंग करें और उसको कब और उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करें, तो जैसे ही वो व्यक्ति तैयार होगा उसको जरूरत के अनुसार से रोजगार मिल जाएगा। आज ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है। अगर विश्व के सामने हमने टिकाना है, बढ़ाना है, तो जैसे गुड गवर्नेंस का महत्व है वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स का महत्व है और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व है। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। रोड हो, रास्ते हो, रेल हो, लेकिन आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल कैसे दिया जाए, गैस ग्रिड कैसे हो। अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो, हमारे पास इतनी बड़ी रेलवे है। दुर्भाग्य है मित्रों, देश में रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यही रेल, आप देखिए जापान में जो बदलाव आया, क्यों आया? जापान ने बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर दिया। चाइना ने भी उसको फॉलो किया। हमारे पास इतना बड़ी लंबी रेल लाइन है, लेकिन उसकी आधुनिकता पर नहीं सोचा जा रहा। रेलवे की अपनी 4 यूनिवर्सिटी क्यों ना हो देश में? आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी। सभ्य समाज के नाते, एक सुशिक्षित संस्कारित समाज के नाते आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह हम सबका दायित्व बनता है। नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, यह हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए। हमने एक मिशन मोड पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन मोड पे आगे बढ़ना है। हमारी नारी, जिसको हमने होम मेकर के रूप में हमने देखा है, अब समय की मांग है हम हमारी देश की नारी को नेशन बिल्डर के रूप में देखें। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। क्या आजादी के इतने साल के बाद गरीब के पास घर नहीं होना चाहिए? क्या छत के बिना जिंदगी गुजारने के लिए उसको मजबूर होना पड़े?
क्यों न हम करोड़ों करोड़ों मकान बनाने का सपना लेकर के और राज्यों को उसको जोड़ करके मिशन मोड पे हर राज्य उसमें जुड़ जाए, केंद्र और राज्य मिलकर के गरीब से गरीब व्यक्ति तक कोई घर हो उसकी दिशा में आगे बढ़े। जल, जमीन, जंगल, कृषि, पशु, इसके बिना देश नहीं चलेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। एक एक बूंद पानी से फसल कैसे पैदा हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें, नीतियों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। भारत के लिए आवश्यक फसल के लिए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड पर अगर काम करें, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों को जोड़ने वाले संकल्प जो अटल जी ने दिया है, उस अटल जी को सपने को साकार करने के लिए नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बिजली, कैसा देश है, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते पावर ऑन डिमांड? अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करें, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। हमारी प्राइमरी एजुकेशन को हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIM न हो, क्यों न हिंदुस्तान के हर राज्य में IIT न हो, हाँ, क्यों न हिंदुस्तान में हर राज्य में एम्स न हो। आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई हैं, 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी आर्थिक योजना के द्वारा, जन भागीदारी के द्वारा, स्मॉल स्केल कॉटेज, इन सारी प्रवृत्तियों को जोड़ करके हम गरीबी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और गरीबी की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गरीबों का सशक्तिकरण होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। दुनिया के सामने जब ताकत से खड़े रहना है तो भाइयों बहनों, हमारे भारत का ब्रांडिंग भी होना चाहिए। हम जानते हैं बहुत साल पहले हम लोग कोई भी चीज खरीदते थे तो ये लिखा होगा मेड इन जापान, तो हम तुरंत उस चीज को हाथ लगा देते थे। क्या ये समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं, टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा,
हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। हर गांव गांव में नमो नमो, हर नगर नगर में नमो नमो, हर गली में घर में नमो नमो, हर डगर डगर में नमो नमो, नमो 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 नमो। उन्नति का एहसास है मोदी, एकमात्र ही आस है मोदी। उन्नति का एहसास है मोदी, एकमात्र ही आस है मोदी। जन जन की आवाज है मोदी, जन जन की आवाज है मोदी। भारत का विश्वास है मोदी, उन्नति का एहसास है मोदी, मात्र एक ही आस है मोदी। सूखे गालों पर अबीर की रंगत लाने वाला है मोदी, आने वाला है मोदी, आने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है। लोग कह रहे हैं माय आइडिया ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों के आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है, ये किसी की जागीर नहीं हो सकती। आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, यहां पर बैठे लोगों का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। और इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वं हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परदन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्णी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए,
सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए विजय का व्रत लेकर के जाएं। हम तो विजय व्रती बने, हमारे हर साथी को विजय व्रती बनाएं। और भाइयों बहनों ये बात याद रखें, चुनाव के विजय का गर्भाधान पोलिंग बूथ में होता है। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती है और जो जननी होती है उसकी हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। इसलिए पोलिंग बूथ की चिंता हो, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प हो, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े और भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने। इस सपने को साकार करने के लिए देशवासियों की शक्ति को हम साथ मिलकर के वोट में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये काम दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब एक चाय वाला चुनाव लड़ता है, आप देश को कहेंगे कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है, और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को धन देने के लिए उमंग से आगे आएगा। और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से पैसे लेकर के धन संग्रह करके चुनाव लड़ा। हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसको निभाना है। और जब एक गरीब मां का बेटा एक चाय वाला मैदान में हो तो देश हमारे भंडार भर देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।